नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। वाटन क्लब से फंडिंग पर नए इंकशाफात सामने आ गए। इब्राज ग्रुप की मिल्कियत क्लब के CEO पर अमेरिका में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। दुबई की अदालत में सजा सुनाई जा चुकी है। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का मामला गंभीर हो गया। ओवेटन क्रिकेट क्लब की $2.1 मिलियन की फंडिंग पर नए इंकशाफात सामने आ गए। क्लब अबराज ग्रुप की मिल्कियत है, जिसके CEO आरिफ नकवी पर अमेरिका में $1 अरब के फ्रॉड का इल्जाम है। अमेरिकी सरमायादारों और पेंशनर्स का पैसा खुर्द-बुर्द करने पर आरिफ नकवी अमेरिकी अदालतों को मतलूम है। FBI को खदशा है कि फ्रॉड के जरिए कमाए गए $1 अरब में से ही PTI को ही फंडिंग की गई, जिसकी तहकीकात मुमकिन तौर पर FBI भी कर सकती है, जो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ से भी तहकीकात के लिए आएगी। आरिफ नकवी का इस वक्त बरतानिया की अदालत में ट्रायल हो रहा है। बरतानिया की ज़ेली अदालत और होम डिपार्टमेंट आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने की इजाजत दे चुके हैं। आरिफ नकवी अमेरिका मुंतकली और ट्रायल नहीं चाहते, इसलिए उनकी अपील बरतानवी हाई कोर्ट में ज़ेरे समात है। केस में अबराज ग्रुप के 5 में से 1 भारतीय और 1 मिस्री डायरेक्टर पहले ही वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। अबराज ग्रुप ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स के $14 अरब में से $1 अरब का फ्रॉड किया था, जिसके इल्जाम में आरिफ नकवी अमेरिका से फरार हुए थे। आरिफ नकवी के एक अजीज ने $67 मिलियन PTI को दिए। अबराज ग्रुप KESC के जरिए सुई सदरन का भी $78 अरब का नादहिंदा है। जराये के मुताबिक साबिक DG FIA बशीर मेमन ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान ने DG FIA को केस दबाने के लिए हिदायत दी थी। DG FIA के इनकार पर KESC का चीनी कंपनी को फरोख्त करने का मंसूबा नाकाम हो गया। बशीर मेमन ने दावा किया कि इस पर इमरान खान नाराज हो गए और उन्हें ओहदे से हटा दिया था। इस तरह आरिफ नकवी का मकसद पूरा नहीं हुआ। इस पर आरिफ नकवी बरतानिया गए, जिनको हेथरो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई की अदालत भी आरिफ नकवी को $381 मिलियन के फ्रॉड पर सजा सुना चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं, अगर इब्राज CEO के खिलाफ मुकदमा साबित हो जाए तो तहरीक इंसाफ पर भी उसका असर पड़ेगा। ये भी देखना होगा कि फॉरेन फंडिंग साबित होने से पार्टी सरबराह नाअहल हो सकते हैं या नहीं। कानून जो है ये बड़ा बेलगाम सा कानून है। बिल्कुल फॉरेन फंडिंग पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन फॉरेन फंडिंग किस किस्म की है जिसकी बायस पार्टी को तहलील किया जा सकता है या पार्टी के जो अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस पे बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा और सब जमातों को मिलकर सोचना पड़ेगा, वरना सब जमातें खसारे में रहेंगी सियासी तौर एतबार से। तो ये फंड देखने हैं, उनको उनका पर्पस देखना पड़ेगा, उनकी सोच को पूरी तरह जाके, सिर्फ ये नहीं कि फॉरेन चेक आ गया है फॉरेन करेंसी में, लेकिन इन सबको जाके बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। उसके बारे में रूल्स बनने चाहिए, ज़ाब्ते बनने चाहिए। अब कोई अगर गैर पाकिस्तानी नहीं, जो जिसका घर गांव सब कुछ यहाँ है, किसी की इमदाद कर दी है पार्टी की, तो वो थोड़ी सी रकम से तो वो सारी पार्टी गई। ये तो निकालना पार्टी को कलअदम कराने का सबसे आसान तरीका होगा। बर्मिंघम में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में एजुकेशन पर काम करने वाली फलाही तंजीम सुपर हैंड्स के मुंतज़मीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया गया। स्कूलों से फारिगुल तहसील तलबा को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक स्पॉन्सर करने का फैसला भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। चेयरमैन सुपर हैंड चैरिटी बरतानिया बैरिस्टर अब्दुल कयूम चौधरी का कहना था कि हम गुज़िश्ता 10 सालों से सुपर हैंड चैरिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्री और मयारी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत 5 स्कूल कायम किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अमीरों के बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर बेहतर रोजगार हासिल कर लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा गुर्बत की वजह से क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों में बहुत टैलेंट है। हमारे स्कूलों के बच्चे इंग्लिश और अरबी में गुफ्तगू करते हैं। अब हमारे पास 2 हाई स्कूल, 2 मिडिल स्कूल और 1 प्राइमरी स्कूल है। हम 8 साल से बच्चों को अरबी पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे जो हैं अरबी में बातचीत कर सकते हैं माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे बच्चे अंग्रेज़ी फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं और इंशाल्लाह जब ये जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो इन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा कि ये दोनों ज़बानें जानते हैं। एक स्कूल जो है, जो हाई स्कूल है, वो दीने में है। दूसरा स्कूल इस्लामगढ़ में है, वो भी हाई स्कूल है। मिडिल स्कूल जो है वो बन खुरमा में है, जिसको मियां मोहम्मद टाउन कहते हैं। इसके अलावा हमारा एक खड़ी शरीफ में है, वो भी मिडिल स्कूल है। जातला में
ہمارا جو ہے وہ پرائمری اسکول ہے. یہ 5 اسکول ہیں اور ان میں 572 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اب ہم مزید اسکول بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان اسکولوں میں فزیکل ایجوکیشن اور بچوں کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے ان کی معاشرتی تربیت بھی کریں گے. بچوں کے اسکولوں سے تعلیم مکمل ہونے کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز تک ان کا ساتھ دیا جائے گا تاکہ معاشرے میں یہ ایک اچھے شہری اور آفیسر بن کر ایک فلاحی سوچ کے تحت اپنا مستقبل روشن کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب یہ میٹرک کریں تو پھر انہیں کالجز میں بھیجا جائے اور ہم ان کو فنڈنگ کریں گے. ان کی فیس وغیرہ کالجز کی جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے. اور پھر بعد میں یونیورسٹی تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیوں میں بھی کوالیفائی کریں اور ہم انہیں فنڈنگ کر کے، یہ ہمارے لگایا ہوا پودا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے پھر ان کی ذمہ داری بھی ہو جائے گی کہ ان اسکولوں کو آگے لے کے جانے کی. تو اس طرح سے ہم صرف پاورٹی کو ختم نہیں کر رہے، ایجوکیشن کو بھی پھیلا رہے ہیں. اس موقع پر دیگر ٹرسٹیز افتخار احمد صدیقی، عمران چودھری، مرزا تاج، پروفیسر رضا، ظفر اقبال اور دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد غریب نادار کی خدمت کرنا ہے. جتنے بھی لوگ فنکشن میں آتے ہیں، خاص کر محتپیر اور معزز آدمی، وہاں کے امیر آدمی، غریب آدمی جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. بس ایک بچی تلاوت کر رہی ہے تو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے دوسرا بچہ کھڑا ہے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے، تیسری بچی کھڑی ہے، بچہ کھڑا ہے انگلش میں ترجمہ کر رہی ہے. یہ ایک بڑی ممتاز چیز پائی جاتی ہے کہ دیکھو جی ان چیریٹی کے اسکولوں میں یہی تعلیم کا معیار ہے، اور ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں وہ تو ہم پڑھاتے ہی نہیں ایسے. ہمارے اسکولوں میں عربک لینگویج، انگلش لینگویج، اردو از ویری کمپلسری پلس ادر سبجیکٹس ایز اے گورنمنٹ ریکوائرز. ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کا ذاتی جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ماں سوائے کہ پاکستانی جو غریب بچے ان کی مدد کریں. اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں سب لوگ، جیسے وہ برس صاحب نے فرمایا. ایک پائی جو ہے، پینی ہم جو پیسے لوگ دیتے ہیں وہ اس میں ہم اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف اسکول کے بچوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسج جو ہم دینا چاہتے ہیں ہم ہر آدمی کو، کہ پوری دنیا میں ابھی چیریٹیز لوگ کام کر رہی ہیں. آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہر چیریٹی کے متعلق آپ جو ہے نا وہ چھان بین کریں کہ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، خرچ کہاں ہوتے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ چیریٹی کے فنڈ جو ہیں لوگ وہ اسکولوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، جیب میں کتنا جاتا ہے اور اپنے خرچ کتنے کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ معیاری ایجوکیشن سے ہی ہم اپنے مستقبل کے معماروں کو اچھا انسان بنا کر اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ صف میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. اور مخیر حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اس نیک کاز میں ہمارا ساتھ دیں. شرکا کا کہنا تھا کہ اس فلاحی ادارے کی طرح اگر پاکستان میں ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کی کردار سازی کی جائے تو ہمارے معاشرے سے تشدد اور عدم برداشت کا مادہ ختم ہو سکتا ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. سعودی عرب میں وزارت تعلیم اور وزارت صحت نے مشترکہ فیصلے پر پرائمری اور نرسری سکولز کھولنے کا اعلان کیا ہے. 23 جنوری سے سعودی سکولز کے علاوہ بین الاقوامی اور پاکستانی سکولز میں طلبہ کی حاضری دوبارہ شروع ہو جائے گی. سعودی وزارت تعلیم نے کہا کہ مڈل اور ہائی سکولز کے طلبہ کی حاضری کا کامیاب تجربہ دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی حاضری کی اجازت دی جائے. طلبہ کو SOPs کے تحت سکولز میں حاضر ہونے کو کہا گیا. وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سکولز میں حاضری کے لیے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں. سعودی عرب بھر میں 10 کمیونٹی سکولز ہیں جہاں بچے 23 جنوری سے اسکول جانا شروع ہو جائیں گے. ترکی کے شہر غازی انتیب میں ترک رکن پارلیمنٹ چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین کے حلقے میں مقامی بلدیہ کی جانب سے ترکی دنیا کا نیا ستارہ کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علی شاہین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. علی شاہین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے آنسو ختم کرنے چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سیرین عوام پکار رہی ہے کہ انڈین ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دنیا میں لوگوں کی مدد کی، ہماری بھی مدد کریں اور اس ظلم سے ہماری جان چھڑوائیں تاکہ ہم لوگ خوشی خوشی اپنے ملک میں زندگی گزار سکیں. سعودی عرب میں مجلس پاکستان یوتھ فورم کے زیر اہتمام گرینڈ سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. کرکٹ کے فائنل میچ میں کشمیر 11 نے دانی 11 کو ہرا کر میچ جیت لیا.
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आखिरी रोज़ दानी 11 और कश्मीर 11 के दरमियान क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कश्मीर 11 ने आसानी के साथ जीत अपने नाम कर ली। तक़सीम इनामात की तकरीब में टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया, जबकि फाइनल मैच की ट्रॉफी कश्मीर 11 को दी गई। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी समेत ऑर्गेनाइजर्स, इंजीनियर नोमान साबिर, राना अब्दुल रऊफ, खालिद राजा, रियाज शाकिर समेत दीगर ने ग्रैंड स्पोर्ट्स के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि मजलिस पाकिस्तान यूथ फोरम मुस्तकबिल में भी खेलों के ऐसे इवेंट्स करवाता रहेगा ताकि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों को सेहतमंद तफरीह मयसर हो और वो अपने खेल को बेहतर बना सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे का पहला फेज़ 10 जनवरी से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। सुरजानी से नुमाइश तक ट्रैक पर 22 स्टेशन ऑपरेशनल होंगे, जबकि 80 बसें चलाई जाएंगी। किरण खान से जानते हैं। कराची वालों का इंतजार खत्म हुआ। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का पहला फेज पीर से 80 बसों के साथ मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। तर्जुमान SIDCL के मुताबिक 10 जनवरी से 22 स्टेशन ऑपरेशनल हो जाएंगे। साथ ही साथ बस ऑपरेशन का दौरानिया भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगा। बस में सफर के लिए कार्ड की सहूलत लेने वालों को करीब के स्टेशन जाने के लिए 15 रुपए किराया अदा करना होगा। ताहम नकद टिकट लेने वालों को अगले स्टेशन पर उतरने के लिए 55 रुपए अदा करने होंगे। गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर से महदूद पैमाने पर शुरू होने वाले मंसूबे को सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आजमाइशी बुनियादों पर 25 बसों के साथ चलाया जा रहा था, जो कि 10 जनवरी से मुकम्मल तौर पर 80 बसों के साथ ऑपरेशनल होगा। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का पहला फेज सुरजानी से नुमाइश तक फाल है। दूसरे मरहले में टावर तक ट्रैक की तामीर के लिए 6 माह का हदफ मुकर्रर किया गया है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह 10 दिसंबर को वजीर आजम इमरान खान ने किया था, जबकि मंसूबे का संग बुनियाद 27 फरवरी 2016 को उस वक्त के वजीर आजम ने रखा था। सिंध में नायाब डॉल्फिन की तलाश का मिशन। महकमा वाइल्ड लाइफ सखर की टीम रोहड़ी केनाल नवाब शाह ब्रांच में पानी कम होने पर 5 फीट लंबी और 55 किलो वजनी डॉल्फिन को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गई। डिप्टी कंजर्वेटर ऑफिसर महकमा वाइल्ड लाइफ सखर अदनान कहते हैं कि गुज़श्ता साल सितंबर से नायाब डॉल्फिन की तलाश में हैं। आज रोहड़ी केनाल में पानी की कमी पर नायाब डॉल्फिन को रेस्क्यू किया।